हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ जगत सिंह। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमने बोर की जो परिकल्पना थी, फर्स्ट सेकेंड परिकल्पना थी और थर्ड परिकल्पना, जो हमने तीनों परिकल्पनाएं देख ली थी जो बोर ने अपना मॉडल दिया था, बोर मॉडल हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या। जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ठीक है, एक किस में घूम रहा था, एक जैसे एक गोला, एक वृत्ताकार कक्षाओं में क्या चक्कर लगा रहा था इलेक्ट्रॉन। देखिए ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इनमें क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से चक्कर लगा रहा था। ठीक है, अब इन कक्षाओं में किसकी त्रिज्या क्या होगी ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस एक बार अभी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब पे शेयर कर दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए कि मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन क्या था, पहले इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, फिर इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, इस ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कहीं पे घट रही थी, कहीं पे बढ़ रही थी, ऊपर से नीचे आ रहा था, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर रहा था, शोषण कर रहा था ऊर्जा का। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो आज लास्ट लेक्चर को एक बार अच्छी से आप रिकॉल कर लेना, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो देखिए कि मान लीजिए बोर की प्रथम व द्वितीय कल्पना से, ये अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, माना कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है आर वृत्ताकार कक्षा में। माना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर Rn त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में Vn वेग से गति कर रहा है। मान लिया कि मैंने कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बोर की प्रथम और द्वितीय परिकल्पना जो थी, अभिधारणा जो थी, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई नाभिक है, नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक के चारों ओर Rn त्रिज्या के, ये क्या है Rn, मान लीजिए इसकी यहां से इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या Rn मान ली, Rn त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में क्या करा रहा है, वृत्ताकार पथ में Vn वेग से, क्या वेग क्या है इसका, Vn वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो पहली परिकल्पना थी, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी ये हम ज्ञात करना है, Rn क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहली परिकल्पना क्या थी कि बोर ने फर्स्ट परिकल्पना में बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित फिक्स ऑर्बिट में क्या करता है, गति करता है, और उसमें जो उसका अभिकेंद्रीय बल जो प्राप्त होता है, उसको जो न आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, ठीक है, वो किसके कारण उत्पन्न होता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, और उसने बताया था कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, स्थायी कक्षा में वो क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड कक्षा में बताया, सेकंड जो मॉडल दिया था बोर ने, उस मॉडल में बताया था, क्या बताया था, उस मॉडल में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन
उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका जो गुणांक है NH/2 के गुणांक के बराबर होगा। मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल, ठीक है। तो ये बताया था। तो देखिए पहली बार अवधारणा क्या दी थी बोर ने, प्रथम अवधारणा क्या दी थी इन्होंने इन्होंने बताया था कि mvn² इज इक्वल टू किसके होता है, kZe²/Rn², ठीक है। तो यहां से Rn से Rn कैंसिल, mvn² इज इक्वल टू kZe²/Rn। द्वितीय परिकल्पना, सेकंड परिकल्पना दी थी उन्होंने कि उसके अकॉर्डिंग mRn/Vn इज इक्वल टू NH/2 कोणीय संवेग जो बताया था उन्होंने कि कोणीय संवेग जो है उसका किसके बराबर होगा, NH/2 का पूर्ण गुणांक होना चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने बताया था। तो यहां से हम किसकी Vn की वैल्यू निकाल सकते हैं, Vn इज इक्वल टू NH/2πmRn, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में Vn का मान रखने पर, Vn का मान रखने पर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, m Vn का मान रखिए, यहां से देखिए ये Vn है, ठीक है। तो m Vn का मान यहां पे रखेंगे तो n² h²/2πm Rn, ठीक है, इज इक्वल टू kZe²/Rn, यही होगा ना। देखिए NH ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर 4π² m² और Rn का स्क्वायर, ठीक है। यहां से Rn से एक Rn कट जाएगा, ठीक है। एक m से एक m कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर n² h² 4π² m इज इक्वल टू kZe²,
सॉरी यहाँ पे आर एन भी बचेगा एक, ठीक है। देखिए यार अब यहां से हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है, आर एन की, ठीक है। तो आर एन की वैल्यू किस प्रकार निकाल सकते हैं हम, किस तरीके से, देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसके नीचे, तो इसके नीचे क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे, ठीक है। और क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे, आर एन को कहाँ ले जाएंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम, के जेड ई स्क्वायर है उसको क्या उठा लेंगे, नीचे उठा लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन, ठीक है। ये हमारी आर एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे 3rd। अब यहां पर हम k की वैल्यू यदि रखना चाहें तो k की वैल्यू भी रख सकते हैं। k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, k की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वेहर एच पाई एम के और ई, ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है ये, मतलब नियतांक, नियतांक है, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो h की वैल्यू क्या होगी, 8.86 इंटू 10 टू दी पावर -12। यदि हम देखें, सॉरी ये एप्सिलॉन की 0 है, एप्सिलॉन नॉट की 0 वैल्यू ये हो गई। h की वैल्यू क्या होती है, 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। और अपने m की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है हमारी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, इधर क्या रख देंगे, इसमें जिसकी इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, किसमें, इक्वेशन नंबर 3rd में। इक्वेशन नंबर 3rd में हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास आर एन इज इक्वल टू निकल के आएगा, आर एन इज इक्वल टू 0.59529 एन स्क्वायर अपॉन जेड 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो आर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, आर की वैल्यू निकल के आई एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे देखिए। यदि मैं किसी हाइड्रोजन परमाणु के लिए, यदि मैं देखो, ये बोहर का जो मॉडल था मोस्टली किसके लिए था, हाइड्रोजन परमाणु के लिए सिद्ध हो पाया था, ये बाकी परमाणुओं के लिए सही नहीं हुआ था। जैसे लिथियम Li++ के लिए भी ये बहुत ज्यादा साबित नहीं हो पाया था, बहुत अच्छा मॉडल नहीं था। ये केवल और केवल इसका यदि आप ये मतलब वो अपवाद देखना चाहें, अपवाद बताना चाहें, तो अपवाद को भी आप एक्सपेक्शन बोल सकते हो। अपवाद है वो क्या होगा, इसका एक ही होगा कि ये केवल और केवल एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही मान्य था, ठीक है।
यदि यहां पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इज इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। देखिए यहां से क्या एक चीज पता चलती है, यहां से एक चीज क्या पता चलती है, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, क्या पता चलता है, Rn इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, और Rn इज व्युत्क्रमानुपाती है। Rn क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। Rn समानुपाती है n स्क्वायर के, और Rn व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/z के। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर देखिए, अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इधर, कि यहां पर आप ध्यान देंगे कि देखिए यहां पर मान लीजिए कि मैं यदि ग्राफ से मैं समझाना चाहूं तो देखिए ये ग्राफ बनेगा इसका इस तरीके से, R और Z के बीच में। ठीक है, तो देखिए कि अभी यहां पर आपको पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे Z परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है, तो जो त्रिज्या है क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, मान लीजिए कि देखिए सॉरी यहां पर n लेंगे, इसको n ऑर्बिट, n और r के मध्य में। n क्या है, कक्षाओं की संख्या। n क्या है, कक्षाओं की संख्या। n मतलब कक्षा, n जो है मतलब नंबर ऑफ कक्षाएं जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे क्या होगा, ग्राफ भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी तो त्रिज्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देखिए इधर देखिए, एक चीज बताता हूं कि मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट थी। ठीक है, इसकी ऑर्बिट की कक्षा कुछ थी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट। अब ये पहली कक्षा, ठीक है, पहली कक्षा के बाद में जैसे जैसे त्रिज्याएं बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ n, मान लीजिए फर्स्ट कक्षा की त्रिज्या, सेकंड कक्षा की त्रिज्या एंड थर्ड कक्षा की त्रिज्या, जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी तो त्रिज्या ऑब्वियसली बढ़ती जाएंगी। यहां से भी आप देख सकते हो कि मान लीजिए देखिए कि ये पहली कक्षा की त्रिज्या यहां से और यहां तक की कुछ दूरी थी। ठीक है, अब यहां दूसरी कक्षा की त्रिज्या देखूं तो मैं इतनी बढ़ गई, यदि मैं तीसरी कक्षा की त्रिज्या देखूं तो इतनी बढ़ गई। ठीक है, तो जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती जाएंगी, कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे नंबर ऑफ, जैसे त्रिज्या की क्या है, वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये क्या बताता है, Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये किसका ग्राफ है, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर का। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। ठीक है, तो देखिए ये R और Z के मध्य ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है आपको, देखिए ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि जैसे जैसे Z की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे Z की वैल्यू, Z का मतलब परमाणु क्रमांक, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा इस परमाणु का, इसका मान लीजिए कि परमाणु क्रमांक H का, हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, जैसे Li प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका Z परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा तो जो क्या है, त्रिज्या है जो उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। त्रिज्या कम हो रही है, मतलब त्रिज्या कम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इसलिए इसका मतलब क्या हो, त्रिज्या कम हो रही है। इसी तरीके से यहां पर क्या है कि मान लीजिए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कक्षाएं की संख्या बढ़ती जा रही है, कक्षाओं की संख्या, ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या है, त्रिज्या बढ़ती जा रही है। यहां पर क्या है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये क्या है, ये किसका ग्राफ है, Rn इज प्रोपोर्शनल टू 1/z। देखिए कि मैं बताता हूं आपको, मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन परमाणु लिया, तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है, Rn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अब मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या, देखिए एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। तो 1 अपॉन क्या होगा यहाँ पर, मान लीजिए मैं इस फॉर्मूले को भी अभी नहीं रख रहा, मैं फॉर्मूले में भी मैं यहीं पर रख रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2 मैंने रखा यहाँ पर, क्या रखा, 1 रखा, मान लीजिए 1। तो इसका क्या हो जाएगा 0.529 इस फॉर्मूले में मैंने रख दिया, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यदि फर्स्ट कक्षा की मैंने बात की तो क्या हुआ, यहां पर इसकी जो त्रिज्या निकल के आई वो क्या आई 0.1। अब फर्स्ट ऑर्बिट की जो त्रिज्या निकल के आई फर्स्ट ऑर्बिट की वो कितनी आई 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इसी तरीके से यदि मैं किसकी वैल्यू लूं, यदि मैं इसकी वैल्यू लूं 2, यदि Li++ की मैं यदि वो निकालना चाहूं आपको और त्रिज्या निकालना चाहूं तो Li++ के लिए क्या होगा 1/2 करना पड़ेगा, और 1/2 करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 0.5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है नहीं घट रही, घट रही है ना, ठीक है। अब यदि मैं इसी तरीके से यहां पर यदि मैं रखना चाहूं कि ऑर्बिट की संख्या बढ़ाना चाहूं, ऑर्बिट बढ़ा चाहूं मतलब कक्षाओं की संख्या बढ़ाता चाहूं, तो यहां पर क्या होगा 2 2 जा 4, 2 गुणा 2, 2 का स्क्वायर 4। तो जैसे जैसे इसकी मान लीजिए ये यहां पर R1, यहां पर क्या थी R1, यहां पर क्या हो गया 2 हो गया, बट यहां पर क्या हो जाएगा कम हो रही है, ठीक है। तो यहां पर जैसे जैसे हम क्या करेंगे इसकी त्रिज्या को बढ़ाते जाएंगे, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाएंगे, तो इसका क्या होता जाएगा रेडियस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो एक बार लिख लीजिए, एक बार जल्दी से, यहां तक जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ओके, आई थिंक निकल लिया होगा आपने, देखिए इधर से देखिए कि मान लीजिए कि मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के लिए क्या होगा Z = 1, N = 1, ठीक है। तो यहां से R1 क्या निकल के आएगी, R1 = 0. देखिए कहां पर इस इक्वेशन में क्या रख देंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं करके ही बता देता हूं, 1 का स्क्वायर बटे 1 = 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो R1 = क्या होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस त्रिज्या जो आई है ये निकल के आई है R1, इसको A0 से भी डिनोट करते हैं हम, इसको A0 भी कह सकते हैं, = A0, ठीक है। हाइड्रोजन की इस प्रथम कक्षा की त्रिज्या को, प्रथम कक्षा की त्रिज्या को बोर त्रिज्या भी कहते हैं, ठीक है। देखिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए कि भाई ये नाभिक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। भाई चक्कर तो लगा लिया हमने, एरिया भी हम इसका हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया, रेडियस हमको पता चल गई। अब रेडियस तो पता चल गई, पर आपको पूछ ले कि वो n कक्षा के वृत्ताकार कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन, n कक्षा के वृत्ताकार पथ में कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसमें उसका क्षेत्रफल क्या होगा,
तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कितने एरिया में वो मूव करेगा, घूमेगा इलेक्ट्रॉन। ये आपसे पूछे तो कैसे निकालोगे, ये आपसे बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इस वृत्ताकार पथ में क्या करा रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये वृत्ताकार पाथ है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। अब ये मोशन यहां पर कर रहा है, तो इसकी त्रिज्या जो है मान लीजिए Rn है, Rn, ठीक है। तो Sn, तो एरिया, वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या दी हुई है एरिया एरिया, और एरिया को हम किससे डिनोट करेंगे, Sn से, ठीक है। वृत्त का त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, n, Rn, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, Sn इज इक्वल टू पाई, हमारे पास में क्या गिवन है, Rn की वैल्यू, रेडियस क्या है हमने निकाली थी अभी, अब रेडियस हमने अभी अभी निकाली थी, तो रेडियस की यहां पर क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो देखिए पाई n स्क्वायर अपॉन जेड, Rn स्क्वायर, ठीक है। तो Rn स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहां पर वैल्यू रख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पाई, एक मिनट, Rn की वैल्यू n स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहां से Sn इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये तो पाई तो कांस्टेंट है, तो यहां पर आ जाएगा n की पावर 4 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू 0.529 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या पता चलता है, Sn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 4 के, ठीक है। और Sn इज डायरेक्टली वो व्युत्क्रमानुपाती है, Sn समानुपाती है किसके, n की पावर 4 के, और Sn व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपॉन जेड स्क्वायर के। ये मैं आपको यहां से बताना चाह रहा था, निकालना चाह रहा था। यहां पर से क्या है ना, डायरेक्ट आपके नीट जेई, कुछ जेई में, जेई का जो एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, ठीक है, वो जेई के एग्जाम में यहां से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पुट कर सकता है आपसे, ठीक है। तो इसका भी आपको सॉल्यूशन कर देना है, ठीक है। लिखिए इसको जल्दी से एक बार, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, देखिए यहां पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन देखिए एक बार कहां पर है, मिटा दी, आप देख लीजिए अपनी कॉपी में, नोट डाउन कर रखा होगा आपने, मैं यहां पर लिख रहा हूं डायरेक्टली, वी एन इज इक्वल टू, सॉरी, एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। ये थी हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
सेकेंड इक्वेशन क्या थी, mRn Vn इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, तो Vn इज इक्वल टू क्या हो गया था, NH अपॉन 2 पाई mRn, ठीक है। तो Vn इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mRn, ये हमारे पास में आया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन क्या थी हमारे पास 2, और एक इक्वेशन थर्ड नाम भी थी, थर्ड Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 पाई m z के z e स्क्वायर। एक बार अपनी कॉपी में देख लेना, ठीक है, इक्वेशन थर्ड थी, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे हम, इक्वेशन 3 से इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन 2 में Rn का मान रखने पर, तो Vn इज इक्वल टू NH अपॉन Rn का मान रख रहा हूं मैं, यहां पर Rn की वैल्यू रख रहे हैं, देखिए, तो क्या हो जाएगा 2 पाई, एक मिनट, फोर पाई स्क्वायर आएगा ना यार यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर किसका मान रखना है हमें, n का Rn इज इक्वल टू, ठीक है। तो Rn का मैं मान रखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। देखिए मैं यहाँ पर साइड में लिख के बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर NH अपॉन, देखिए मैं गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, अपॉन 2 पाई m ऐसे की ऐसे रख दिया, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है। यदि मैं इसको डिवाइड में, यहाँ पर Rn है, मान लीजिए कि मैं, देखिए 1/2, देखा आपने किया होगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 ऐसे किया होगा बचपन में, ठीक है। तो कैसे करते थे, 1/2 मल्टीप्लाई 4/1 ऐसे करते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है। तो क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये वाली नीचे वाली वो ऊपर कर देनी है और ऊपर वाली नीचे कर देनी है, ठीक है। तो 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर, तो n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा, पाई से पाई उड़ा, 2 से 2 बार, m से m गया, m से m शहीद हो गया, ठीक है। क्या बच जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से करना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी यहाँ पे, अब आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार। फोर पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, 2 से 2 बार, 1 पाई से 1 पाई शहीद हो गया, m से m शहीद हो गया, ठीक है। और यहाँ पे m स्क्वायर तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए एक NH से एक NH भी शहीद हो गया, ठीक है। तो Vn इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर, Vn इज इक्वल टू
टू पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये क्या गया? इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। अब यहां पर क्या है? के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है और ई कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं यहां पर। कांस्टेंट के जेड ई पाई और एच। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या आ गया हमारा? इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। इक्वेशन नंबर 4 इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि कांस्टेंट की वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, तो Vn इज इक्वल टू क्या आएगा? Z अपॉन N 2.189 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग के सूत्र कहां क्या निकल के आया हमारे पास? Vn इज इक्वल टू 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच। ठीक है, तो यहां से Vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड अपॉन एन इज मल्टीप्लाई 2.189 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यहां पर कांस्टेंट क्या क्या है? के, जेड, ई और एच और पाई। इनके क्या रख देंगे? वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यदि हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए हाइड्रोजन परमाणु का कक्षीय वेग देखें तो कक्षीय वेग में जानना चाहूं तो ठीक है, तो देखिए यहां पर और फर्स्ट कक्षा के लिए, प्रथम कक्षा के लिए, ठीक है, तो Vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vn यहां से क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो Vn इज इक्वल टू 1/1 मल्टीप्लाई 2.186 इंटू 10⁶। ठीक है, तो Vn इज इक्वल टू क्या आएगा? 189 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और ये किसके बराबर होता है? ये C/137 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, जहां C क्या है? प्रकाश का वेग। ठीक है, यहां पे यार आएगा नहीं, आ जाएगा क्या? यहां पे आप एक नोट लगा के लिखोगे, यहां पर एक नोट लगा के लिखोगे हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा का वेग तथा प्रकाश का वेग, कक्षा का वेग तथा प्रकाश के वेग का अनुपात
सूक्ष्म परमाणु नियतांक कहलाता है। इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/1/37 डिवाइडेड बाई C। ठीक है, तो इज इक्वल टू 137 1/137। देखिए क्या होगा, C से क्या हो जाएगा, ये C कैंसिल हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा 0.007237 72397। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं एक बार लिख लीजिए इसको, जगह नहीं है यहाँ पर। लिख देता हूँ, चलो 7.2397 मल्टीप्लाई 10⁻³ दिख नहीं रहा, वैसे मैं यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा अभी, 1 मिनट लिखिए इसको एक बार जल्दी से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इधर साइड में। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 7.2397 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। फिर हाँ इसकी कोई ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति। आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकालनी है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अर्थात देखिए यहां से एक रिलेशन हमें निकल के पता चलता है, किससे, कौन सी इक्वेशन से, यहां से। इस इक्वेशन से हमें एक रिलेशन Vn इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। Vn क्या है, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। यहां से एक रिलेशन हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, देखिए यहां पर साइड में लिख लेना, Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यह समानुपाती है किसके, Z के। Vn समानुपाती है किसके, Z के। और यहां पर क्या है, Vn व्युत्क्रमानुपाती है 1/n के, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आ गई बात भाई, जो Vn है वो समानुपाती है किसके, Z के। अर्थात वेग जो इलेक्ट्रॉन का, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है, ये चक्कर लगा रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अर्थात जैसे जितनी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की संख्या है उसके वेग, ये क्या है हमारा परमाणु क्रमांक, जेड क्या है परमाणु क्रमांक। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग किसके समानुपाती है, परमाणु क्रमांक के। किसके समानुपाती है, परमाणु क्रमांक के। और इलेक्ट्रॉन का वेग है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, उसके कक्षाओं की संख्या के। अर्थात देखिए कि मान लीजिए Vn, फर्स्ट कक्षा की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्बिट की, तो यदि मान लीजिए पहली कक्षा में, उस पहली कक्षा है उसमें कुछ इसका वेग होगा, ठीक है, उसका कुछ वेग होगा। तो जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी, कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, तो वेग क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग कम होता जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती जाएंगी, उसका क्या होगा, वेग कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन का। देखिए मान लीजिए मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करूं, सेकंड ऑर्बिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, वेग 0.5, जबकि फर्स्ट ऑर्बिट में वेग क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिएगा। ओके, लिख लिया, चलिए। इलेक्ट्रॉन का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, आवर्तकाल दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो 2 पाई आर एन अपॉन, सॉरी दूरी बटे वेग, दूरी बटे वेग होता है। इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल क्या होता है, दूरी बटे वेग। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है, हम जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल दूरी बटे वेग 2 पाई आर एन अपॉन वी एन। और ये किसका वेग है, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, कक्षीय वेग का, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का। यहां पर लिख लीजिएगा एक वर्ड और लिख लीजिएगा, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यदि आवृत्ति की बात करूं, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/T। टी क्या है, आवर्तकाल, आवर्तकाल को किससे डिनोट करते हैं, टी से, आवर्तकाल टी, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वी, टी की वैल्यू मैं यहां पर रखूंगा, टी की वैल्यू किस में रखूंगा, यहां पर टी की वैल्यू, ठीक है। तो 2 पाई आर एन क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और वी एन कहां चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी एन अपॉन 2 पाई आर एन, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड, व इक्वेशन फोर्थ से वी एन एवं आर एन की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, ठीक है। तो देखिए आवृत्ति फ्रीक्वेंसी एफ को एफ एन से डिनोट करेंगे, इसको एफ एन। वी एन क्या है, देखिए वी एन हमारे पास में है, देखिए ये निकल के आया था वी एन 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में क्या है, एन स्क्वायर आर, इक्वेशन 4 से वी एन और आर एन की, ठीक है।
तो आर एन की वैल्यू एन स्क्वायर, देखिए मैं रख देता हूं, वी एन की वैल्यू रखते हैं पहले 2 पाई के जेड स्क्वायर, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच मल्टीप्लाई। अब किसकी वैल्यू रखनी है भाई हमें, आर एन की। किसकी रखनी है, आर एन की, ठीक है। तो देखिए 2 पाई आर एन तो यहां पर पहले से ही था मौजूद, तो इसको तो यहां पर मल्टीप्लाई करना ही करना है। 2 पाई आर एन अपॉन एन एच, ठीक है। आर एन की वैल्यू देखिए, ये आर एन है ना, यहां पर आर एन था, इस आर एन को यहां से हटा दीजिए, ठीक है। और आर एन की वैल्यू हम अभी रख देंगे यहां पर, आर एन की वैल्यू हम रख देंगे कहां से, यहां से। तो देखिए आर एन की मैं यहां पर वैल्यू रखूंगा, तो ये क्या है, नीचे का वर्ड ऊपर और ऊपर का नीचे, ठीक है। तो देखिए 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ कटता पिटता दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। तो देखिए 2 पाई से क्या हो गया, 2 पाई शहीद हो गया, 2 पाई से क्या हो गया, 2 पाई शहीद हो गया, ठीक है। तो अब यहां से क्या बचेगा, अब मैं यहां से इसको रब कर दे रहा हूं, इधर से इस मामले को साफ कर रहा हूं, ठीक है, यहां से मिटा रहा हूं। तो एफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से एफ एन इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई, देखिए ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई ई स्क्वायर से, जेड का मल्टीप्लाई जेड से, के का मल्टीप्लाई के से, एम का एम इधर है ही नहीं, एम का एम रह जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई एन क्यूब एच क्यूब, एन क्यूब एच क्यूब, एन की पावर 3 एन की पावर मान लीजिए कि किसी भी पावर 3 आ जाए, 1 मिनट रुकिए, ओके। तो यहां से ये देखिए जेड को थोड़ा सा ही बदल लीजिए, तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर, इसको देंगे हम 5 नाम, ठीक है। तो देखिए यदि मैं यहां से पुटिंग द वैल्यू कांस्टेंट, हम यहां पर क्या है ना, कांस्टेंट की क्या वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। तो अब हम इनकी क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद में क्या निकल के आएगा, एफ एन इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब इंटू 1.90 इंटू 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज। क्या आ गया हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी आ गई जेड की स्क्वायर अपॉन एन क्यूब इंटू 1.90 इंटू 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज। अर्थात यहां से आप देख सकते हो एफ एन
एफ एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, जेड स्क्वायर के। ठीक है, एफ एन व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/n³ के।